नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को लेकर देश में कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की है। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ अहम बैठक करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बुलेटिन में बात होगी यूपी सरकार की, जो प्रवासी मजदूरों के खाते में 1000 की दर से 104 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण कर चुकी है। इसी के साथ मौसम का हाल भी जानेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र और ओडिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। चिंता की बात है कि रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण की संख्या 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में पहले कोविड-19 मामले का पता चला था। इसके बाद 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। इसके 15 दिन बाद यानी 125 दिन में 3 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। लॉकडाउन खुलने और जांच का दायरा बढ़ने से संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की गई। सिर्फ 10 दिन में संक्रमण की संख्या 2 लाख से 3 लाख तक पहुंच गई। कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक कोरोना के 55,07,182 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,43,737 नमूनों की जांच हुई है। इसमें से 11,458 लोगों के सैंपल संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,135 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल 1,54,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 49.94% हो गई है। वहीं एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,08,993 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,45,779 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 386 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 8,884 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा की है। उन्होंने आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ICMR के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के संबंधित लोगों ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति और संभावित परिदृश्य पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि देश में कुल मामले में से 2/3 बड़े शहरों के मामले हैं। 5 राज्यों में भारी अनुपात में केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक समन्वित योजना बनाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ अहम बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के बाद में ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे संवाद करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस बैठक के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और स्थिति से निपटने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं थम रहा है और रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक तरफ महामारी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की गंभीर होती स्थिति ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर एक बार फिर बातचीत करेंगे। ये बैठकें 16 और 17 जून यानी अगले हफ्ते में मंगलवार और बुधवार को होगी। शुक्रवार रात प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बैठक के बारे में जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान देश में कोरोना की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों को लेकर आगे की रणनीति पर रायशुमारी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भाग में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ 16 जून को दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि दूसरे भाग में 17 जून को दोपहर 3 बजे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ बातचीत होगी। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। दूसरे दौर की वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे अधिक मामले इन्हीं में से कुछ राज्यों में हैं। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार बात कर चुके हैं। ये बैठकें 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई को हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की चुनौती से लड़ने के लिए राज्यों का हौसला बढ़ाया और केंद्र की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले की स्थिति पर चर्चा करने के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा एसडीएमए के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें हालात से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में संक्रमण थमता नहीं दिख रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में करीब 3,500 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,141 हो गई। वहीं एक दिन में 137 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,717 हो गई। वहीं 47,700 से ज्यादा लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां एक दिन में संक्रमण के 1,982 नए मामले सामने आए, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,698 पहुंच गई है। इनमें 22,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 367 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 2,137 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,824 पहुंच गई है। इनमें से 13,300 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहां कोरोना संक्रमण के 495 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 15,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,415 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त राज्य में कोरोना संक्रमण के 12,600 से ज्यादा मामले हैं और इनमें से 7,600 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। इस वायरस की वजह से राज्य में 365 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना के मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने के लिए मरीजों के लिए बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही कोर्ट ने वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाने का सरकार को निर्देश दिया है।
इससे पहले दिल्ली में डॉक्टरों को सैलरी ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों की समस्या के समाधान के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के बकाया वेतन को जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने पिछले 3 महीनों से एमसीडी के डॉक्टरों को वेतन ना देने से संबंधित एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के 2 नए लक्षणों को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में जोड़ा है, जिसमें सूंघने की क्षमता कम होना और स्वाद महसूस नहीं होना शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी के लिए एक दस्तावेज जारी किया है, जिसे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कोविड-19 कहा गया है। इसमें कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए 13 लक्षण बताए गए थे। इनमें बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, सांस फूलना, नौजिया, शरीर में दर्द, गले में खराश, सीने में दर्द, नाक से पानी निकलने को शामिल किया गया था। एक या अधिक लक्षणों वाले किसी भी रोगी को टेस्ट की अनुमति दी जाती थी। स्वाद और गंध की पहचान करने की क्षमता कम होने को भी इस सूची में जोड़े जाने के बाद अब रोगी को टेस्ट के लिए 1 या उससे अधिक 15 लक्षणों की सूचना देनी होगी। अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोविड-19 के लक्षणों में शामिल किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपचार प्रोटोकॉल में जारी रहेगा, लेकिन साथ में दी जाने वाली एंटीबायोटिक एंजिथ्रोमाइसिन को हटा दिया गया है। रेमडेसिविर दवा को लेकर गाइडलाइन में कहा गया है कि इमरजेंसी स्थिति में यह मरीज को दी जा सकती है, खासतौर पर जो ऑक्सीजन पर हो और मॉडरेट कैटेगरी के मरीज हों, जिनको लगातार ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जो वेंटिलेटर पर हो और स्टेरॉइड के बाद भी सुधार ना हो रहा हो। ऐसे मरीजों को टोसिलिजुमाब दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली में फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन परोसा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 10 लाख मास्क का वितरण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों तक फीड द नीडी कार्यक्रम के माध्यम से भोजन जो उपलब्ध कराया है, ऐसा कार्यकर्ता हमारा इन विषम परिस्थितियों में मां अन्नपूर्णा का स्वरूप बना है। लगभग 10 लाख मास्क मात्र देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा बस्तियों में गरीबों के बीच में बांटा। 38 लाख सैनिटाइजर की बोतल्स उपलब्ध कराई, विशेष उनको जिनके परिवारों में आर्थिक चुनौतियां थी। फिलहाल खबरों में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई है और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई हैं। जनरल नरवणे देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में ग्रेजुएट कोर्स के पूरा होने पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निरंतर बातचीत के माध्यम से सभी कथित मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। Entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning,
everything is under control. थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों ने चरणबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है और ये प्रक्रिया उत्तर से शुरू हो गई है। गालवन नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही सफल वार्ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे स्थिति में सुधार होगा। Disengagement, and both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had, and as I said, it will continue, and by and by the situation will keep improving as we go on. सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर जेंटलमैन कैडेट अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसकी सुरक्षा तथा सम्मान सैन्य नेताओं के तौर पर इसकी युवा अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करती है। थल सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि युवाओं को अत्यंत चुनौतीपूर्ण हालात के दौर में सेना में अधिकारियों के रूप में शामिल किया जा रहा है और उनके सैन्य प्रशिक्षण के उच्च मानक उन्हें चुनौतियों से उबरने में मदद करेंगे। परेड में कुल 423 कैडेट को सेना में शामिल किया गया, जिनमें 333 भारत के और 90 मित्र देशों से हैं। Sure that they will rise up to the expectations and the trust that is reposed on them. I would like to take this opportunity also to convey my thanks and gratitude to the government and the local administration who have always supported not only the Indian Army but the Indian Military Academy in all their endeavors, and I am sure that this very good rapport that we share will continue in the future also. संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव के मद्देनजर कहा कि परिषद में भारत की मौजूदगी से वसुदेव कुटुंबकम के उसके लोकाचार को दुनिया तक लाने में मदद मिलेगी। भारत गैर स्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसके लिए चुनाव 17 जून को होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंब करने और विश्वसनीय बने रहने के लिए बदलने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र इस साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का सफर उल्लेखनीय रहा है। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने में भारत का योगदान ठोस रहा है। We have strongly supported the purposes and principles of the United Nations in the spirit of multilateralism. Independent India viewed its membership of the United Nations as an important guarantee for maintaining peace and security. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के चुनाव 17 जून को होंगे, जिसमें भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में अस्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार है। भारत अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है क्योंकि इस समूह से एकमात्र सीट से भारत अकेला उम्मीदवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन पूरी रफ्तार से चल रहा है। इसके तीसरे चरण में पहले से ज्यादा देशों से लोगों को वापस लाया जा रहा है। इनमें अफ्रीकी देश भी शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार विभिन्न कारणों से बाहर फंसे किसी भी भारतीय को विदेश में नहीं छोड़ना चाहती। इस मिशन के तहत अभी तक करीब 4 लाख लोगों ने स्वदेश आने के लिए पंजीकरण कराया है। कोविड-19 की मुश्किल वक्त में अपनों को उनके देश लाने का सबसे बड़ा मिशन जारी है। वंदे भारत मिशन के नाम से जारी इस अभियान का आज 38वां दिन है। शुक्रवार को मिशन के तहत 3,900 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई। इनमें दुनिया के कई देशों से विशेष विमानों के जरिए भारतीय वापस आए। भारतीयों ने कल शिकागो, एम्स्टर्डम, लंदन, रियाद, जेदा, दोहा, अबू धाबी, दुबई, मस्कट, बहरीन, कुवैत, कुआलालंपुर और सिंगापुर से स्वदेश वापसी की। विशेष विमानों के जरिए लोग दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और चेन्नई पहुंचे। अपने वतन आने की भावना लोगों ने कुछ यूं जाहिर की।
the officials at the consulate were very, very helpful. They went out of the way to make sure that they reassured me, and they kept in touch with me constantly, updating me about the developments, and they personally made sure that I was issued a ticket, and they kept me informed. Once the ticket was issued, I had enough time to make arrangements to travel from Winnipeg to Toronto, so that I could catch this flight. It's a fantastic effort made by the Government of India, and I want to thank the Consulate of India in Toronto and Government of India for taking this kind of initiative. शनिवार सुबह मदुरै एयरपोर्ट का नज़ारा खास था। जैसे ही मलेशिया से आए विशेष विमान से लोग बाहर आए, माहौल पूरी तरह से बदल गया, जोश से भर गया। लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा अबू धाबी से एक उड़ान दिल्ली पहुंची, जबकि सिंगापुर से 2 विशेष विमान दिल्ली और मदुरै उतरे। They are coming from Coimbatore and they came to Muscat for a visit visa 4 months before, and they got stranded here. And thanks for the embassy, they have arranged this Vande Bharat mission, and they could able to go back now. We got a very good response. Immediately we registered, we got a mail, and we were able to buy the tickets easily. And all the safety measures, everything was done excellently by the ministry. We were very thankful for the Indian embassy and the community in Oman. शिकागो से 300 यात्रियों को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। इसी विमान से कुछ यात्री हैदराबाद भी उतरे। शिकागो से ही एक फ्लाइट कल दिल्ली पहुंचेगी। टोरंटो से 300 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान कल दिल्ली पहुंचेगा, जबकि जेदा से एक फ्लाइट देर शाम दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। वंदे भारत का ये तीसरा चरण पहले के दोनों चरणों से बड़ा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन में काम ना होने के कारण परेशान श्रमिक और कामगारों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने श्रमिकों को 1000 रुपए प्रति परिवार की आर्थिक मदद की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जिलावार मेले आयोजन करवाने की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोरोना वायरस से मुश्किल वक्त में योगी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1-1000 रुपए की धनराशि भेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बटन दबाकर 10,48,166 लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजे। इसके तहत कुल 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैसे ट्रांसफर करने के बाद कई लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की। एक बार चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा उसमें, है ना? आ गया। वाह भाई, बधाई आपको। मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संकट के कारण अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन करेगी। शिवराज सिंह सरकार इसी महीने के तीसरे सप्ताह से इन मेलों का आयोजन करेगी। मेले तक श्रमिकों को लाने और ले जाने और भोजन पानी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए रोजगार सेतु पोर्टल का भी अब असर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के वुहान शहर से निकला और दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस चीन में फिर से दस्तक दे रहा है। राजधानी बीजिंग में 6 नए मामले सामने आने के बाद अब कई बाजारों को बंद करा दिया गया है। बीजिंग में पिछले 2 महीने से कोई नया मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब नए मामले सामने आने के बाद फिर से कोरोना वायरस फैलने से चीन में चिंता बढ़ गई है। चीन के वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। अब चीन सरकार के दावों के उलट एक बार फिर कोरोना वायरस ने वहां पैर पसारना शुरू कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग की एक थोक मंडी में नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजधानी बीजिंग में 6 नए मामले सामने आने के बाद अब कई बाजारों को बंद कर दिया गया है। बीजिंग में हाल ही में कई नए कोविड-19 के मामलों की पुष्टि की गई है। कल दर्ज किए गए 1 मामले के अलावा 6 केसों में से किसी ने भी बीजिंग के बाहर यात्रा नहीं की, किसी के भी संपर्क में नहीं आए। इन मामलों में सभी का संबंध स्थानीय कृषि उपज थोक बाजार से है। बीजिंग में अधिकारियों ने पिछले 2 दिन में स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी के बाद प्रमुख थोक कृषि बाजार को अस्थायी रूप से पूरी तरह से बंद कर दिया है। बीजिंग में 12 जून को कोरोना वायरस संक्रमण का पता चला था।
संक्रमण की पुष्टि उस वक्त हुई थी जब एक मांस अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले 2 व्यक्ति हाल ही में बाजार आए थे और बाद में वो संक्रमित पाए गए। चीन में दूसरे चरण में फिर से वायरस फैलने से वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दुनिया में कोरोना संक्रमण की। दुनिया भर में 76,69,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 4,26,000 से ज्यादा जानें कोविड-19 ले चुका है। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,14,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 20,48,986 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति ब्राजील की है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 8,28,000 से ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से करीब 41,800 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 5,19,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 6,819 लोगों की जान गई है। भारत के बाद 5वें नंबर पर ब्रिटेन है। यहां 2,94,400 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 41,500 से ज्यादा है। इसके बाद स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,43,200 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के दौर में एक तरफ दुनिया भर के देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में स्थानीय सरकारों की नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने हजारों ऐसे फर्जी अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। सोशल मीडिया पर चीन के समर्थन में झूठ फैलाने को लेकर ट्विटर ने 23,000 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। इनका इस्तेमाल करने वाले हांगकांग में जारी राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर झूठी और भ्रामक खबरें दे रहे थे, साथ ही चीन सरकार के समर्थन में झूठी बातें फैला रहे थे। इस मामले में कुल 23,750 अकाउंट को बंद किया गया है। ट्विटर के अनुसार डिलीट किए गए अकाउंट फॉलोअर्स के मामले में शुरुआती स्तर पर ही थे। चीन के अलावा रूस और तुर्की में भी कई ऐसे अकाउंट बंद किए गए हैं जो स्थानीय सरकारों के समर्थन में भ्रामक बातें फैला रहे थे। रूस में कुल 1,152 और तुर्की में 7,340 अकाउंट को बंद किया गया है। ट्विटर ने गुरुवार को अपने ब्लॉग पर इस रिपोर्ट को जारी किया। संबंधित स्थानीय सरकारों की साख बचाने के लिए ये फर्जी अकाउंट भ्रामक बातें फैला रहे थे। आपको बता दें कि ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह की बंदिशों समेत विभिन्न उपाय अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और ओडिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दोनों राज्यों की तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मानसून के आज मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के सभी हिस्सों को कवर कर लिया है। वहीं विदर्भ और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मानसून ओडिशा तक पहुंच गया है। इससे इन राज्यों में भारी बारिश हो रही है। विदर्भ में सभी जगह बारिश हुई है और खासकर चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भारी बारिश हुई है। 86 मिलीमीटर रेनफॉल जो है सावली में जो है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड हुआ, जो हाईएस्ट था। तो अभी जो वो जो सिस्टम है कम दबाव का क्षेत्र, वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है और थोड़ा सा वो कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। तो उसके कारण अभी अगले 24 घंटे पे विदर्भ में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी होगी। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट के शेष भागों और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों, दक्षिण गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इन जगहों पर भी अगले 24 घंटे में बारिश होने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ आंधी भी आई।
हालांकि दिल्ली वालों को अभी मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।